दोस्तों, क्या आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में थे तो वहां आप चार दोस्त मिलकर ये सोचते थे कि आगे चल के हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बट फिर आपके मन में एक डाउट आता होगा कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मींस क्या हम लोग अकेले करेंगे या चारों दोस्त मिलकर करेंगे, या फिर हमारे पास कोई और ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कोई आपके अगल बगल या आपके परिवार में कोई ऐसा बिजनेस चल रहा होगा जो बहुत तरक्की कर रहा होगा, उसको देख के आपके मन में जरूर आइडिया होगा कि हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बट बिजनेस स्ट्रक्चर आपको नहीं पता। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपका यही डाउट क्लियर करूंगा, जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में कि अगर आपके मन में एक बिजनेस का आइडिया है तो आप कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से लीगल रजिस्ट्रेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगे और हर बिजनेस एस्पेक्ट पे कौन कौन से टैक्सेशन लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट या यूं कहें कि टैक्सेशन, जीएसटी, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में, जिसमें हो सकता है कि 80 से 90% लोग आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। अगर आपके घर में आपके फादर, ग्रैंडफादर कोई बिजनेस करते थे जिसको वो अकेले हैंडल करते थे, या आपके गली मोहल्ले में कोई दुकान है जहां से आप राशन लाते हैं और वहां पे आपने हर साल सिर्फ एक ही अंकल को बैठे हुए देखा है, तो वो जो अंकल हैं वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चला रहे हैं। इसमें आपको दो चार लोगों की जरूरत नहीं है, आप अकेले बिजनेस रन कर सकते हैं। बट यहां पे एक दिक्कत ये होती है कि उस बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो अकेले ही आपको शेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, जो कि होता है पार्टनरशिप। दोस्तों, जो मैंने आपको कहानी बताई थी चार दोस्तों वाली, जिसमें चार अलग अलग दोस्त साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा आइडिया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये ऑप्शन देता है कि आप चारों लोग मिलके, या यूं कहें जितने भी लोग चाहें उतने लोग मिलके एक बिजनेस कर सकते हैं, जो कि एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उसमें सारे रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए जाते हैं। उस डीड के बेसिस पे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो आप बिजनेस करते हैं इसको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं अगर रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताऊं, तो अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड चलाना चाहते हैं तो 750 रुपए का आपको स्टैम्प पेपर लगेगा। उसके ऊपर अपनी डीड बना के आप पैन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलेशन तरीके से आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके मन में एक डाउट है और आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आप चारों पार्टनर को ले जाके कोर्ट जाना पड़ेगा। वहां से आपकी डीड का जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे केसेस में जो खर्चा होता है वो ज्यादा आ सकता है, 25 से 30 हजार रुपए भी लग सकता है। तो जिस भी तरीके से आप बिजनेस करना चाहते हैं, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि चारों लोग, अगर आप फैमिलियर हैं, एक ही घर के परिवार के हैं, तो आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में कर सकते हैं। बट अगर अननोन के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जरूर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की तरफ जाएं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि एक कंपनी बना लेते हैं और हम लोग कंपनी फॉर्म में बिजनेस करते हैं। बट क्या आपको पता है कि कंपनी कहां पे बनाई जाती है? दोस्तों, होता क्या है, कंपनी, एलएलपी या इस तरीके के जो बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं, इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जी हाँ दोस्तों, एमसीए जो होता है, ये हमको ऑथराइज करता है कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या वन पर्सन कंपनी, इस तरीके के बिजनेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, यहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके लिए 2 डायरेक्टर्स की होती है। शेयर कैपिटल जो ऑथराइज होती है वो मिनिमम 1 लाख रुपीस की होती है। आप 10,000 रुपए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से भी कंपनी बना सकते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आप अप टू 15 रख सकते हैं, बट मेंबर्स की जो संख्या है वो अप टू 200 तक जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बताई थी टर्नओवर वाइज, 20 लाख जो हो गया सर्विस सेक्टर के लिए और 40 लाख हो गया ट्रेडिंग के लिए, सेम एप्लीकेबिलिटी आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी लगती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अगर आप कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस करते हैं, सपोज अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रेरा रिक्वायर्ड होगा, फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फेसाई का लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। तो रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल बिजनेस स्ट्रक्चर को देख के आप वो लाइसेंस जरूर ले लें। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका एमसीए जो होगा वो आपको करके देगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा 1 पर्सन कंपनी के बारे में। मैंने आपको बताया कि अगर आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप का। बट आज के जमाने में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो हमको एक ऑप्शन भी देता है कि अगर आप अकेले बिजनेस चलाना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में भी आपके पास एक ऑप्शन है 1 पर्सन कंपनी बनाने का, जहां पे आप कंपनी बना सकते हैं। और कंपनी बनाने के साथ साथ आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप अकेले रजिस्टर हो सकते हैं, साथ में अपना एक नॉमिनी रख सकते हैं जो कि आपके ना रहने पे उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो आप एमसीए से रजिस्टर नहीं हो सकते।
तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं या 1% कंपनी बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस एक ये होता है कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हैं जो कि एमसीए से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसमें क्या है कि अगर आपका जो बिजनेस एंटिटी है वो आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कहीं पे भी आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स में तो जाते हैं बट पब्लिक डोमेन में नहीं जाते। इसी तरीके से अगर आप एक 1% कंपनी बनाते हैं तो उसके सारे रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न सब एमसीए पे अपलोड होते हैं, तो यहाँ पे जो लेजिबिलिटी होती है वो आपकी थोड़ी ज्यादा रहती है, आपके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट रहता है। और अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप एक 1% कंपनी बनाएं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग लास्ट बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया ये सारे बिजनेस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आप लोग कर सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी 2-4 बिजनेस स्ट्रक्चर हैं बट वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट बिजनेस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो हमारा बिजनेस है ना वो एक एलएलपी है, मींस सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हम लोग बोलते हैं तो उसको बोलेंगे एबीसी इंडिया एलएलपी। तो एलएलपी का यहाँ पे मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी जो हमारी पार्टनरशिप होती है ये एमसीए से रजिस्टर्ड होती है, ना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। मींस जो एक्ट होता है वो उसकी प्रोविजंस तो गवर्न करेगा बट रजिस्ट्रेशन जो उसका होता है वो हमारा एमसीए देगा। तो दोस्तों एलएलपी के केस में क्या होता है, मिनिमम हमको 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म होता है जहां पे हम लोग सबसे पहले नेम रिजर्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फ्लिप का फॉर्म आता है, वहां पे हम सारी डिटेल्स डाल के ना अपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं। उसके बाद जो मेन कंटेंट होता है हमको एक डीड ड्राफ्ट करनी होती है, सेम उसी तरीके से जैसे आपने 750 के स्टैम्प पे डीड ड्राफ्ट करी थी। वो जो डीड होती है वो आप एमसीए में अपलोड करते हैं। जब वो डीड अपलोड हो जाती है तो आपकी जो एलएलपी होती है वो इनकॉर्पोरेट होकर आ जाती है। अब मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे भी सेम ही आएगी क्योंकि वो बिजनेस स्ट्रक्चर से डिफर नहीं करती। बट हाँ यहाँ पे क्या होगा कि जब एलएलपी आप बनाते हैं तो जब साल का एंड हो जाता है तो ऐसे केसेस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के एलएलपी का एक रिटर्न होता है, वो रिटर्न फॉर्म 3, फॉर्म 8 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, इनको बना के एमसीए में जमा करना होता है। और ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर एक मोटा फाइन और पेनल्टी भी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज आप एमसीए से रजिस्टर करा रहे हैं ऐसे केसेस में डायरेक्टर्स को मिलता है एक दिन, और दिन की आपको एनुअल केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हो, एक भी दिन से आपकी केवाईसी मिस हो जाती है तो आपके ऊपर लगेगा 5,000 रुपए का बड़ा फाइन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एमसीए से बिजनेस स्ट्रक्चर रजिस्टर कराया है तो अपनी केवाईसी जरूर करा ले। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जितनी भी डिटेल बताई अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में वो सारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।